कथाकार के क्षेत्र में पूरे देश में आपका सबसे चर्चित नाम है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार के जितने शीर्ष पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में हैं वो तो आपको प्राप्त ही हुए हैं, पर आपके पुरस्कारों पर, आपके लेखन पर विश्वविद्यालयों में शोध चल रहा है। किन्नर और समलैंगिकता जैसे दो विषय जिसको साहित्य में बहुत कम साहित्यकार छूते हैं, आपने उस विषय पर लिखकर उस वर्ग के लोगों के दर्द को अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने लाने का काम किया है। आपके लिखे हुए संग्रह पर फिल्म भी बनी है, वेब सीरीज भी बन रही है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निबंधक प्रधान सचिव होते हुए ये कार्य करना बहुत बहुत मुश्किल का काम है। समय बहुत कम मिलता है। दोनों बेंच में जाना, समझना और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का दूसरे जस्टिस के तमाम तरह के कार्यों में प्रबंधन देखना, ये बहुत मुश्किल काम है, पर आप कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप लोग इनका ऐसे कथाकार का सभापति का स्वागत करें। पिछली बार आप उद्घाटन सत्र के सभापति थे, इस बार समापन सत्र के सभापति हुए। अध्यक्षता डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी और महेंद्र भीष्म जी ने मिलकर इस अधिवेशन की जिसमें 4 चांद लगाने का काम रमेश मंगल वाजपेयी जी ने, प्रदीप मेहरोत्रा जी ने, भरत त्रिपाठी जी ने, ज्ञानवती जी ने, अवधि सम्राट ज्ञानेंद्र पांडे जी ने, हमारे अन्य साहित्यकारों ने, लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हुए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, आगरा विश्वविद्यालय से आए हुए तमाम साहित्यकारों ने इतने दिनों में जो यहाँ पर ज्ञान की गंगा बिखेरी, उसका समापन बौद्धिक रूप से करने के लिए सभापति के उद्बोधन के रूप में आदरणीय महेंद्र भीष्म जी। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज के इस समारोह के समापन दिवस पर मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय त्रिपाठी जी, वाजपेयी जी, मेहरोत्रा जी, अनिल उपाध्याय जी, डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी और कवित्री जो बाराबंकी से आई हैं, और इस समय हिंदी सभा के अध्यक्ष श्री आशीष मिश्रा जी, सचिव श्री रजनीश जी, तो मेरे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रख्यात मिश्रा जी, श्री भूपेंद्र दीक्षित जी और सभी लोग जो इस समय उपस्थित हैं या जो चले गए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं एक हिंदी का छोटा सा सेवक हूँ। जो मैंने पढ़ा, जिन साहित्यकारों को पढ़ के मैं पढ़ा हुआ, 2 शब्द लिखने की मुझ में समर्थ आई, उन सभी के चित्र यहाँ लगे हुए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो सभी यहाँ पर सभापति के रूप में आए या उन्होंने कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। उस कड़ी में कुछ अकिंचन को भी ये सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। हिंदी सभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी पहली बार यहाँ लेकर आई थी। बड़ा भव्य कार्यक्रम प्रांगण में हुआ था। उसके बाद ये शायद मेरा तीसरी बार या चौथी बार आना हुआ है। एक लेखक संवेदनशील होता है, वो दूसरे के दुख दर्द को महसूस करता है, फिर उसे दूर करने की कोशिश कैसे करे, वो ऐसा क्या करे कि समाज में चेतना आए, कुछ परिवर्तन हो। तो वो लेखनी उठाता है और लिखता है अपने विचार। कुछ लेखक इसके आगे बढ़कर न केवल लिखते हैं, बल्कि उस समस्या के निराकरण के लिए आगे बढ़ते हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आज भावी उपन्यास का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी को मैं बधाई देता हूँ। लेखक अपने भोगे हुए यथार्थ को भी लिखता है और परकाया प्रवेश करके दूसरे के दुख दर्द को भी शब्द देता है। हिंदी सभा न केवल सीतापुर में, बल्कि इसका नाम कई बड़े शहरों में भी है। मैं इंदौर गया, मैं दक्षिण भारत में गया,
मैं लखनऊ में भी इसकी चर्चा करता हूँ, तो बहुत जगह आपके इस संस्था का नाम है। जैसे प्रयागराज में हिंदी प्रचारणी सभा है, बनारस में है, दक्षिण भारत में भी है, हैदराबाद में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, मुंबई में भी है। तो उस श्रेणी में हिंदी सभा का स्थान है जहाँ हिंदी के लगभग सभी मूर्धन्य साहित्यकार आए। जो अनिल उपाध्याय जी का दर्द है, उसे मैं अनिल उपाध्याय जी से ही कहूँगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आर्थिक सहयोग इस संस्था का हो और कुछ अच्छा नव निर्माण हो इस क्षेत्र में। और वो जरूर कुछ ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके बहुत अच्छे संबंध हैं कुछ स्तर पर। ये एक सहयोग था। मैं सुबह अपनी व्यवस्था से आ रहा था, अनिल उपाध्याय जी को नैमसारन जाना था। सुबह इनका फ़ोन आया, मैं उस समय स्नान कर रहा था। जब आए तो मैंने फ़ोन मिलाया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जल्दी तैयार होना है, 10 बजे निकलना है सीतापुर के लिए। तो कह रहे थे आप मेरे साथ चलिए, अपनी ड्राइवर अपने गाड़ी को स्थगित करिए और नैमसारन होते हुए हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, आप मेरे साथ सीतापुर चलिए, वहाँ पर एक कार्यक्रम है, उसमें भी आप चलिए। जिन्होंने स्वीकार किया, प्रख्यात हमारे सारथी हैं, ये हमें लेके आए हैं। और मुझे जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड ADGP हैं महेंद्र लालका साहब, उन्होंने आज एक मलिहाबाद में कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छा वो पौधे के कार्यक्रम रखते हैं। और मुझसे कहा था कि 4 बजे आ जाइएगा, और मैंने उनसे कहा था मैं 4 नहीं 5 बजे। अभी मैंने उनको मैसेज किया है कि मैं जितनी जल्दी होगा निकलूँगा। उनका देर तक चलेगा कार्यक्रम, या जैसा ईश्वर चाहेगा। हम में से प्रत्येक को मैं एक दो बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय की कमी भी है और नहीं भी है। जब हम किसी वक्ता को सुनते हैं, अगर वो हमारे मन की बात या आसपास की बात कर रहा होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बोलता रहे। और जब वो अन्य बातें करता है तो लगता है कि जल्दी इनकी बात खत्म हो और समापन हो। मैं चूँकि एक लेखक के बतौर यहाँ पे हूँ, और एक जो लेखक होता है जरूरी नहीं है वो अच्छा वक्ता हो। वो अपनी रचनाओं में अपने सारे जो उसकी विशेषताएं हैं उसको दर्ज कर देता है, चाहे वो कवि हो या लेखक हो। जो यहाँ कवि सम्मेलन होने जा रहा है, वो लोग अपनी बात 2-3 पद में या 1-2 पंक्तियों में भी पूरी कर लेते हैं। और एक जो कहानीकार है, उपन्यासकार है, वो कई पन्नों में उन बातों को कह पाता है। मेरी दृष्टि में कवि बड़े अच्छे होते हैं जो 2 पंक्तियों में सारी बात कह जाते हैं। और हम लोग कहने के लिए 2000 शब्द या 200 पन्ने चाहिए होते हैं। श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु गुरु बनाने हम किसे बनाए, गुरु बनाने योग्य कौन है? श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञाता हो, 18 पुराण, 60 कर्म निपुण हो, कई मंत्र और अनेक विद्याओं का ज्ञाता हो, ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, परंतु यदि ऐसे व्यक्ति के हृदय में परोपकार की भावना न हो तो वह गुरु बनाने योग्य सर्वथा नहीं है। और ऐसा व्यक्ति चाहे वो अनपढ़ हो, सत्कर्म से को जानता ही ना हो, यानी शरीर से अपवित्र भी हो सकता है, बिना नहाए हो, कहना कहीं भी जन्मा हो, और यदि उसके हृदय में परोपकार की भावना, वैष्णव गुणधारी ऐसा व्यक्ति कहलाता है जिसके हृदय में न केवल दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता है, बल्कि उसे दूर करने की वो चेष्टा करता है। ऐसा परोपकारी व्यक्ति गुरु बनाने योग्य है। अब इसमें बताइए कि कहाँ से जाति आ गई? हम सब सनातन हैं, सनातनी हैं। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी ईश्वर के पास जाते हैं, अपने कहीं भी कोई
नहीं पूछता कि आप कौन हैं। मैं अभी पटना गया था, जो लोग गए हैं वहाँ रेलवे स्टेशन के पास बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, लखनऊ में हनुमान सेतु है, या नैमिषारण्य में माँ लालता जी का मंदिर है। कौन पुजारी या कौन सिपाही या कौन द्वारपाल पूछता है कि आप किस जाति से? हम लोगों में वो चीज़ है ही नहीं। हम सब सनातन धर्मी हैं। और इस समय हमारे देश में जो कांड हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, आपका नाम पूछकर, आपके धर्म को पूछकर, उन्होंने नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, किस भाषा से हैं, किस प्रदेश से हैं, उन्होंने सीधे धर्म पूछा। ऐसे आतताई जो अब बहुसंख्यक में हैं, वास्तव में बहुत सारे हमारे जो उस धर्म के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनमें से रस खान जैसे लोग भी हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे लोग भी हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे भी हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार और गायक भी हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी जैसे, शकील बदायूनी जैसे, साहिल जैसे गीतकार हुए हैं। तो उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति है, तो हम सबको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। और राष्ट्र हित सर्वोपरि, इस भावना के साथ हमें अपने दिए हुए कर्तव्यों का पालन करना है। मेरे पितामह पंडित महेश प्रसाद अवस्थी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे। मेरा भाई, मेरी बुआ का बेटा कर्नल अमित अवस्थी, मेरे दामाद जी अक्षत दुबे, मेजर अक्षत दुबे, ये सब भारतीय सेना में हैं। मेरे कई जानने वाले हैं। आशीष जी ने बताया मेरे बारे में किन्नर विमर्श का, पर मैंने विद्यार्थी जीवन में ही 1971 की युद्ध की लड़ाई, जय हिंद की सेना उपन्यास लिखा, जिसको भारत सरकार ने कुंभ में उसका नाटक कराया, नाट्य मंचन कराया। उसका नाट्य मंचन ढाका में भी होना था, पर वर्तमान स्थितियाँ दूसरी है, नहीं हुआ। कहने का मतलब एक लेखक कई विषयों पर लिख सकता है, पर मेरे साथ वो टाइप हो गया है, जो रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो व्यक्ति वैष्णव गुणधारी है, नरसिंह मेहता ने लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे, जिसे महात्मा गांधी जी ने भी आगे बढ़ाया। तो उस भावना के साथ एक लेखक को, एक कवि को इस समय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस न्याय व्यवस्था पर ये उपन्यास आया है डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी का, मैं पढ़ के कभी चर्चा रखूंगा, लखनऊ में रखूंगा, तो इस पर विशद चर्चा होगी। इस आयोजन के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत होती है। ये जो बैनर है, जो फूल की माला है, या जो नाश्ता और भोजन है, इसकी व्यवस्था करते करते एक अच्छी खासी धनराशि का व्यय होता है। इसमें कौन कितना योगदान देता है? वास्तव में 100 लोग आते हैं तो 10% का योगदान रहता है। मैं ऐसे अवसर पर डॉक्टर कपिल देव दीक्षित जी को भी याद करता हूँ। मैं उनका नाम इसलिए भी ले रहा हूँ, वो जरूर सहयोग करते होंगे, पर मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि एक बार मैंने फेसबुक में एक मंदिर के जीर्णोद्धार का जिक्र किया। हम सबको अपने गाँव में कोई पुराने मंदिर हो, उसका जीर्णोद्धार करिए। कोई गरीब बच्चा अगर फीस के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा, उसकी फीस दे दीजिए, और किसी के यहाँ अगर भोजन नहीं है तो उसकी भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। मैं अपने आय से 10% हिस्सा ऐसा करता हूँ, और खुले में कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग देख सुन रहे होंगे तो वो इसको तस्दीक कर सकते। खैर, कपिल देव दीक्षित जी ने मुझसे कहा कि 1 लाख रुपए उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मेरी तरफ से, हमारा कोई परिचय नहीं, कभी फोन पे बात नहीं, केवल उन्होंने मेरे फेसबुक से मेरा नंबर लिया, मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि आपका जो ध्येय है, आपका जो ये ऐसी भावना जगी, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर हम लोग सक्षम हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने उनका विनम्रता से
अस्वीकार कर दिया। पर एक बार मैं बहुत परेशान हुआ, मैं इसी तरह किसी कार्यक्रम में था, एक फ़ोन आता है कि पापा को लारी में ले गए हैं एक बच्चे का, और वो एक पाठक परिवार का था जो कभी मेरे साथ जिसने काम किया था और बहुत ही निम्न वर्ग से था। तो लारी में मैं उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ के वहाँ गया और उसने बताया कि अस्पताल से बाहर कर दिया, उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। मैं गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ आ चुके हैं, इनके प्रपोत्र वहाँ पे इंचार्ज हैं। खैर उनकी मदद से उसको एडमिट किया गया और बताया गया कि इसकी स्थिति बहुत खराब है, एंजियोग्राफी होगी और इसका तुरंत ऑपरेशन भी एंजियोप्लास्टी वगैरह करना पड़ेगा, जिसमें करीब 1.25 लाख का खर्चा होगा। मैंने 50,000 रुपये जमा किए अपनी तरफ से और मैं था कि 75,000 की मुझे और व्यवस्था करना थी और मैं सक्षम था, मेरे जो भाई हैं या मेरे मित्र हैं वो कर देते। पर उसी समय कपिल देव दीक्षित जी का अनायास फोन आता है, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ उनका नाम वो अब आगे आ रहा है, उनका फ़ोन आता है हालचाल लेने के लिए। कहाँ पे है, मैंने बताया मैं लारी हॉस्पिटल में हूँ और ऐसा ऐसा वाकया हो गया। कह रहे भैया बताइए कोई मेरी आवश्यकता, तो मैंने कहा मैं व्यवस्था में लगा हूँ, व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा मेरा 1 लाख रुपया बाकी है, वो मैं आपको भेजता हूँ, ICICI का आप ना बोल दीजिए। मैंने कहा मेरे पास केवल भारतीय स्टेट बैंक का खाता है। तो एक हमारे नोएडा में मित्र थे के शिष्य उपाध्याय जी के, उनके खाते में उन्होंने 75,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, प्रफुल्ल ने मेरे ड्राइवर के खाते में ट्रांसफ़र किए और वो कमलेश पाठक जी का ऑपरेशन वगैरह सब हो गया। और वो जो एक मृत्यु के मुंह में गए थे, चले गए थे समझिए, अगर व्यवस्था नहीं हो पाती। बाद में माननीय मुख्यमंत्री के कोष से भी 50,000 उनको मिला, जो आगे उनके इलाज और दवाओं में प्रयोग हुआ। तो ऐसे धनी सीतापुर के व्यक्तित्व कपिल देव जी को भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ। तो मैं यही अपनी बात भी विराम लेता हूँ और आप सबसे अनुमति मांगता हूँ कि अगर मुझे आशीष जी अगर मुझे जाने की अनुमति दे दें तो मैं पहुँच जाऊँ यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने बड़ी व्यवस्था कर रखी है और वहाँ पे जो स्थानीय युवा है उनको किन्नरों के बारे में ही कुछ चीज़ें बताती हैं। तो एक विशेष रूप में उन्होंने आमंत्रित किया था, पर चूँकि मैं यहाँ पहले बोल चुका था तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा कार्यक्रम सीतापुर में 11 बजे से है, पर मैं कोशिश करूँगा कि 4 बजे तक पहुँच जाऊँ। पद्मश्री कलीमुल्ला जी के आम के बाग में भी कुछ कार्यक्रम था, मैंने कहा उसमें मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, पर मैं गंगा कावेरी में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आ जाऊँगा। पर उसमें भी विलम्ब हो गया है, जाते जाते यदि ज़्यादा विलम्ब होता है तो लखनऊ पास में है। तो आप सभी जो लेखक और कवि और विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, बस एक भावना रख लें कि हमें दूसरों का अच्छा करना है, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जो गरीब और पिछड़े वर्ग से हैं उन्हें हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो एक छोटा सा मैंने प्रयास किया कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और शिक्षित होना ही सबसे बड़ा कार्य है। किसी भी समुदाय को अगर हम समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो हमें उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।